So first of all, एक मिनट सर। congratulations Harshit Kumar for achieving All India rank 5 in Production Engineering GATE 2023 and welcome to Shrenik Jain YouTube channel. तो अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। यस सर। हेलो सर, माय नेम इज हर्षित कुमार। आई परस्यूड माय बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी झांसी उत्तर प्रदेश, एंड आई बिलोंग्स टू बांदा उत्तर प्रदेश। तो आप यूपी से हो और ये आपका पहला गेट अटेम्प्ट था या कौन सा अटेम्प्ट था? यस सर, ये मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था। एक्चुअली मैंने थर्ड ईयर में दिया था पीआई से ही, बट वहाँ मैंने पढ़ाई नहीं की। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि थर्ड ईयर में आपने एग्जाम दिया था, तो वहां पर कट ऑफ क्लियर हुआ था, गेट क्वालिफाई हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था सर। ओके, थर्ड ईयर में नहीं हुआ था, तो फोर्थ ईयर में आपका सीरियस अटेम्प्ट था एंड यू स्कोर्ड नहीं नहीं सिंगल सर, डिजिट रैंक। फाइनल ईयर में मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था, वहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। बट मैं जब मेरे को जॉब नहीं मिली तो फिर मैंने मतलब एक जगह जॉब मिली थी, बट वहाँ एक दिन काम करके मैंने छोड़ दिया था। फिर इसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फ्रॉम 16 ओके, तो आपने कॉलेज के बाद ड्रॉप लिया, ड्रॉप के बाद आपने गेट की प्रिपरेशन की, तो कहीं मन में ऐसा नहीं लगा कि ड्रॉप ले रहा हूँ थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ रिस्क तो? सर रिस्की तो था, बट सर अब फिर जुनून था कि अब तो कुछ ऑप्शन नहीं है तो करना है। फिर एक ही ऑप्शन जब बचता है तो आपके पास तो फिर कोई करना ही करना होता है फिर। ओके, तो आपका ऐसा था कि इस बार तो डू और डाई करना ही करना है, कोई पीछे बैकअप नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? मतलब फोर्थ ईयर में आप अच्छे से पढ़ाई करके क्लियर कर सकते थे, आपने कहा थर्ड ईयर में आपने दिया, बट फिर बाद में फोर्थ ईयर में आपने सीरियसली नहीं किया, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली मैंने फाइनल ईयर में डिस्ट्रैक्ट हो गया था। डिस्ट्रैक्शन मेरा था कि मैंने एक स्टार्टअप पे पार्ट लिया हुआ था, तो वहाँ पे मैं फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली, इसलिए फिर मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। आप कह रहे थे कि कॉलेज के बाद आप जॉब के लिए भी सर्च कर रहे थे, आपको मिल भी गई थी, तो फर्स्ट डे के बाद आपने छोड़ दिया, बट ऐसा क्यों ड्रास्टिक चेंज आपने डिसीजन में? सर एक्चुअली वहाँ पे मेरे को नाइट शिफ्ट में दिया गया था कि नाइट शिफ्ट में आपको रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहाँ छोड़ दिया था। सर नाइट शिफ्ट में मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा था सर, यही एक मेन रीजन था। नहीं, ये बराबर है, अगर नाइट शिफ्ट में अगर आप काम करोगे तो ना पढ़ पाओगे, ना आपका रूटीन सही होगा, तो वो तो ठीक ही है, मतलब आपने सही डिसीजन दिया है। तो अब चलिए प्रिपरेशन की जर्नी पर आते हैं, तो आपने कितने महीने प्रिपेयर किया है, अगर आप टाइमलाइन बता सको, सिलेबस कब कंप्लीट किया, फिर प्रैक्टिस कब किया, रिवाइज कब किया, टेस्ट सीरीज कब दिया? सर एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे मेरे बेसिक्स क्लियर थे। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ता रहता था। जैसे सर मैं आपसे इंजीनियरिंग मैथ्स भी पढ़ता था, एप्टीट्यूड वगैरह तो सर बाद में ही पढ़ा था, और सोम वगैरह भी सब फंडामेंटल सब्जेक्ट भी कंप्लीट करता था कि मतलब कॉलेज एग्जाम के अकॉर्डिंग। बट सर जब गेट के लिए आई बात तो 4 महीने ही बचे थे मेरे पास। 16 सितंबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो वहां से फिर मैंने जितना भी मतलब मेरे पास सिलेबस रहता था, रिवीजन रहता था, सबको मैं पैरेलल में लेके चलता था। और जब टेस्ट सीरीज देने का मतलब टाइम आया था, फ्रॉम मंथ ऑफ दिसंबर आई थिंक, वहां से मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। तो उसको मैं उसी टाइम पे देता था जब मेरा गेट एग्जाम होता था, और मोस्टली वो 2 to 5 PM ही होता है। तो उसी टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज भी दिया करता था। और अगर टेस्ट सीरीज से पहले जब हम लोग के पास स्टार्टिंग होता है, प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो आप 2 से 5 वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उसी टाइम पे करें, वो ज्यादा बेटर रहता है। आपने कहा कि 16 सितंबर ने आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मतलब ये ज़्यादा लेट नहीं हो गया? और हाँ सर। आपको प्रेशर नहीं फील हो रहा था कि इतना सारा सब्जेक्ट है, वो पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, फिर प्रैक्टिस रिवाइज, इतना सारा काम कैसे हो पाएगा? सर बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए भी सर, बट मैं अपने सीनियर से कनेक्टेड था तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि देखो टफ तो है, मतलब मुश्किल है, बट वही है कि अगर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है तो कर लोगे। तो वही था सर कि सभी चीज़ों से मैंने एकदम दूर हो गया था, घर से दूर, अपना बाहर ही रहता था, और लाइब्रेरी जाता था मैं, तो वहां पे मैं बैठ के पढ़ता था। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि मैं डेली मतलब 8 बजे सुबह उठता था, इसके बाद 9 बजे तक लाइब्रेरी चला जाता था। फिर वहाँ जो ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना बैठ जाता था। फिर दोपहर में लंच भी करता था, तो मैं 11 से 12 के बीच करता था, क्योंकि मुझे 2 से 5 के लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होती थी। वहाँ मैं सर गेट टाइम पे, जो गेट का एग्जाम जिस टाइम पे हम लोग लिखते हैं उसी टाइम पे ही ये सब किया करता था। टेस्ट सीरीज और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस उसी टाइम पे करता था। और इसका जो शाम से 5 बजे का टाइम होता था, वहाँ पे मैं आगे का सिलेबस कवर किया करता था। और मॉर्निंग वाले टाइम में मैं रिवीजन किया करता था जो पहले का पढ़ लिया है। ओके,
तो मतलब आपने एक नॉर्मल रूटीन फॉलो नहीं किया है। आपका रिवीजन भी उसी टाइम में हो रहा है, आपको यस सर। प्रैक्टिस भी करना है, आपको सिलेबस भी करना है। और इतना कम समय है कि मैं क्या ही कहूँ। आपने कहा कि 16 सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो आपने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया। तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे थे या लाइव वीडियोस देख रहे थे? नहीं सर, रिकॉर्डेड वीडियोज ही गया था मैं, और जैसे डाउट्स होते थे तो मैं डाल देता था, जैसे जहाँ जहाँ से मैंने कोर्स लिया हुआ था, तो वहाँ से मेरे को आंसर्स मिल जाते थे सर। एक्चुअली यही होता है कि अब आप ऑनलाइन मोड पे हो, आपको अपने आप से मोटिवेट रखना है, अपने आप को पुश करना है। और फिर अब अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो फिर और आपको पढ़ना है तो पड़ेगा ही फिर। राइट, राइट। तो आपके ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर रिकॉर्डेड वीडियोस में हमको मोटिवेशन नहीं आता है, तो आपका ये उनको सुझाव रहेगा, आप भी जॉब छोड़ दो और बैकअप कुछ मत रखना, तो बाय डिफॉल्ट मोटिवेट हो जाओगे। किसी को यस सर। मोटिवेशन की नीड नहीं होगी, या कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस या वीडियोस की नीड नहीं होगी, क्योंकि पता है कि जीवन में अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो आपका वो बड़ा क्लियर था आपका डे 1 से कि, तो आपको इतना समय क्यों लगा? 16 सितंबर, वाई सो लेट? उससे पहले भी तो आप स्टार्ट कर सकते थे। सर मैंने बताया सर कि जुलाई में मेरी जॉब लगी थी, बट सर इसके बाद सब वही पुरानी बातें याद आ रही थी। इसके बाद घर में बात जब की तो मैं झांसी में पहले रुका हुआ था, कॉलेज के बाद भी 1-2 महीने मैंने वहीं स्टे किया। फिर जब घर पे बात की तो पापा से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जो भी ऑप्शन हो अपने आप से डिसीजन लो। तो मैंने उन्हें बताया कि अब गेट एक ऑप्शन बच रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर, बट झांसी छोड़ो, है ना, अब तुम वहाँ कुछ ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो। तो फिर वहाँ से मैं छोड़ के अपने भाई के पास आ गया था। वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है यहीं कानपुर में। तो वहाँ पे उसी के पास आ गया था मैं। तो फिर उसने भी काफी समझा कि जो होना था हो गया, अब आगे देखो आप। तो फिर वहीं से मुझे वही मोटिवेशन भी वही था कि अब 4 महीने हैं, कैसे भी करना है, कुछ भी करना है, करो। मैं सिंगल डिजिट रैंक, आपने ये पहले सोच करके प्रिपेयर किया था कि मुझे सिंगल डिजिट ही लाना है? हाँ सर, मैंने सोचा तो 1 के लिए था, बट सर वहाँ सिली मिस्टेक्स हो गई बहुत ज्यादा। और काफी क्वेश्चन, मतलब 7 से 8 नंबर का सिली मिस्टेक्स हो गए सर। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जब पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो वहाँ सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और 4 महीने का टाइम शायद कम था, तो मैंने शायद मॉडरेट पेपर की प्रैक्टिस ज्यादा की थी, इजी का तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने भी। बट ठीक है, अभी जितना भी है। अरे ये कम तो नहीं है, हाँ, बट आपने मोटिवेशन रखा था कि मेरा एम जो है AIR 1 का है। बट AIR 5 इज स्टिल नॉट दैट बैड, सच बता रहा हूँ, बहुतों का ड्रीम है। और इतने कम समय में पहले अटेम्प्ट में लेकर आ पाना, तो आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो बाकी स्टूडेंट समझ नहीं पाते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है गेट एग्जाम में तो 2 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है, तब जा करके इतनी बढ़िया रैंक आती है। सिंगल डिजिट यानी बहुत खतरनाक चीज है ये। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने क्या डिफरेंट किया है? सर मुझको लगता है आपको एक साल में ना एक ही एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, ना कि पहले आप जेई को करो, जेई भी करो और ईएस भी करो, गेट भी करो। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, एक एग्जाम को टारगेट करें। आपके पास बहुत टाइम है, टेक योर टाइम और आराम से प्रिपरेशन करो। अब अपने पेरेंट्स से, अपने फैकल्टी से, अपने सीनियर से कनेक्टेड रहना हमेशा। वही तुम्हें मतलब आगे मोटिवेट कर सकते हैं, वही सजेशन दे सकते हैं कि तुम्हें क्या करना है। जैसे सर ये मैंने एक बात बताई, 2 to 5 PM वाली बात बताई मैंने टेस्ट सीरीज। आपका ऑडियो म्यूट हो गया। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आप सीनियर से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे उसके बाद। हेलो सर, मैं ये कह रहा था। हेलो हाँ, बोलिए। एक्चुअली सर क्या होता है ना सर, कि आपके पास अब टाइम कम है, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन सर आना कोई बड़ी बात नहीं है सर। एक्चुअल में प्रेशर तो आता ही आता है कि अब टाइम कम बचा हुआ है, करना है। तो सर इसलिए मैं हमेशा मतलब अपने फैकल्टी से भी काफ़ी जुड़ा रहता था। जैसे सर मेरे पास आपका भी कॉन्टैक्ट नंबर था, मैंने आपसे भी डाउट पूछता था कुछ, है ना सर। और भी जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते थे सर, एक्चुअली में पीआई वाले में पोर्शन में 15 to 20 मार्क्स का अलग से आता है, उसको कोई कवर नहीं करता है। उसको हमें स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना होता है। तो सर मैं कानपुर में ही रहता हूँ, वहाँ परेड गया हुआ था, वहाँ बुक्स ढूंढी बट वहाँ मिली नहीं थी पहले। बट किसी से मैंने बात की तो उन्होंने मेरे लिए बुक्स अरेंज की थी, तो उनको भी मैंने कवर किया था। वो भी क्योंकि सर 15 to 20 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रैंक बूस्टर होता है हमारे लिए, गेट के लिए। तो सर मैंने मतलब पीआई के सिलेबस को कुछ छोड़ा नहीं था। हाँ, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर आप थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट इस बार एक क्वेश्चन उससे भी आ गया था, वो मेरे से मिस्टेक हो गया था, उसको मैं कर नहीं पाया था। सिली ओ, मिस्टेक्स हो गया था एक्चुअली उसमें। ओके, तो आपने बताया कि आप फोकस तरीके से पढ़ाई करो, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और शिद्दत से पढ़ना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बार ये बता सकते हो स्टूडेंट्स को, 2 पेपर्स होता है, मैकेनिकल PI आप लिख सकते हो, एक साल में 2 पेपर यस आप सर। लिख सकते हो। तो आपने भी वैसे ही किया था? और अगर किया था तो कितनी सिमिलैरिटीज है 2 पेपर में और कितना डिफरेंसेस है?
सर एक्चुअली मैंने भरा तो दोनों से था, बट जब मैंने एक महीने की प्रिपरेशन की थी तो मुझे वहां से आइडिया लग गया था कि मैकेनिकल से शायद मैं रह जाऊं, क्योंकि सर मैकेनिकल का मेरा प्रीवियस ईयर और साथ में टेस्ट सीरीज रह गया था। तो इसीलिए मैंने एक महीने विद इन 1 मंथ में समझ गया था कि एक काम करते हैं, अब पीआई से ही करते हैं। काफी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि तुम इतने टेंशन के रहने के बाद पीआई से भी फॉर्म भर दिए, है ना, मतलब कैसे इतना सब डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था अपना माइंड। तो सर एक्चुअली यही कि आपका ऑप्टिमम डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या करना है ना। अब 4 महीने का टाइम तो एक्चुअली में कम होता है मैकेनिकल के लिए, मुझे लगता है, जब आप पूरा सिलेबस नहीं कवर किए हैं। एक बार पढ़ने के लिए भी टाइम लगता ही लगता है। तो इसीलिए सर मैंने पीआई से ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर की। हाँ, पीआई के लिए सर ये मैं सबको कहूँगा कि आप ना पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, सारे टेस्ट सीरीज, सारे जो मतलब क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर के उनको सॉल्व करो। उससे आइडिया ये लगेगा ना सर, कभी कभी 1-2 मार्क्स का सर एक्स्ट्रा टॉपिक से आता, तो आप उन टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, चाहे वो एक बार ही क्यों ना आया हो। ये सर फायदा रहता है सर पीवाई क्यू लगाने का। और सिमिलरिटी कितना था दोनों ब्रांच के सर बीच में? सिमिलरिटी कहूंगा मैं सर, मैकेनिकल से अबाउट 20 to 30 मार्क्स का आता है पीआई में, और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल दोनों में ही कॉमन है, तो उसको मैं सिमिलरिटी नहीं कहूंगा सर, क्योंकि पीआई जो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल का थोड़ा सा हमें लेवल इंक्रीज करके पढ़ना होता है पीआई पेपर के लिए, थोड़ा सा मैकेनिकल से थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना होता है। ओके, तो 30 मार्क्स का ओवरलैप है, उसके अलावा पीआई का यस सर। डिफरेंट है, आप ऐसा कहना चाहते हो? हाँ सर, पीआई का मैं ये कहूंगा कि मैकेनिकल से थोड़ा सा लेवल हाई है, और भी चीजें आपको कवर करनी है, सिलेबस एक्चुअल में ज्यादा है। ओके। और तो आपको ऐसा नहीं लगा ट्वेंटी कि एट मार्क्स 4 महीने में इतना ज़्यादा सिलेबस, मैंने कुछ ज़्यादा ही बर्डन ले लिया अब? सर बर्डन तो था, बस यही बताया मैंने कि सारे काम छोड़ दिए थे, और घर से भी मुझको एकदम फ्री रख दिया था, कर दिया गया था। सर एक्चुअल में आप ना हर चीज जब पैरेलल में लेके करोगे ना तो हो जाती हैं चीजें, कि अब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि ये भी करना, मुझको ये भी करना। तो सर मेरा यही था ना कि आपको मुझे रिवीजन भी करना है डेली। जैसे सर ऐसा होता था ना, जब स्टार्ट किया था मैंने तो 15 से 20 दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट को खत्म कर लिया था। जो ओके। प्रोडक्शन उसमें से एक सब्जेक्ट था मेरा प्रोडक्शन, और एक सब्जेक्ट मैंने था मेरा टोम था। सर टोम का भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क्स का आता है, कभी 4 मार्क्स का भी आता है। तो मैंने टोम को कवर कर लिया था। तो अब इनका मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया था, बट रिवीजन थ्रू न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं कि मैं पूरा नोट्स वापस से स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सर न्यूमेरिकल जब लगाते हैं ना, तो हमें सारे जो भी हमारे थ्योरी पॉइंट होते हैं वो भी हमें याद आते जाते हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था। ये एडवांटेज होता है सर न्यूमेरिकल्स लगाने का। तो जैसे आपने बताया कि 15-20 दिन में आप एक सब्जेक्ट खत्म कर देते थे, तो मुझे यस नहीं सर। लगता है कि आपने पूरे के पूरे क्लास नोट्स बनाए होंगे। कहीं ना कहीं आपने हाँ। डिजिटल रेफर किए यस सर। होंगे या सीनियर्स के रेफर किए होंगे, तो इस पर जरा हमको आइडिया देना। सर मैथ्स के डिजिटल तो मैंने आपसे लिए थे सर, आपसे परचेज किए हुए थे। और बट सर जो भी पहले जो भी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे उनके मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स रेडी करता था, फुल नोट्स बिल्कुल भी नहीं आता था। शॉर्ट नोट्स सर मेरे पास एक कॉपी थी जिसमें मैंने पीआई का पूरा सिलेबस मेंशन कर रखा था, और एक कॉपी थी जिसमें मैंने पूरा मैकेनिकल का मेंशन कर रखा था। इससे ज्यादा मैंने और कुछ भी नहीं किया। और जब भी कभी चीजें भूल जाता था तो वापस से वीडियो देख लेता था, मेरे पास कोर्स था ही। ओके। तो आपने 15-20 दिन में सिलेबस ऐसे खत्म किया है कि रिकॉर्डेड वीडियोस देखा, और फिर आपने हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाए। ना आप यस लाइव सर। क्लास में टाइम वेस्ट किए, ना आपने कंप्लीट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट किया। आपने वो सारा का सारा समय यूज किया रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। तब जा करके 4 महीने के अंदर इतना हाई एफिशिएंसी आपने निकाला है। तो मतलब हैट्स ऑफ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेडिकेशन एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमने लेट से स्टार्ट कर दिया, और सीनियर हमें वैसे ही डिमोटिवेट कर रहे हैं कि तुमको पहले से स्टार्ट करना चाहिए था, या थर्ड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए था, तुम इतना लेट कर रहे हो। और जो रिपीटर है वो तो तुमको बीट करेंगे ही, क्योंकि रिपीटर का तो पहले ही सिलेबस खत्म हुआ है। तो क्या आपको भी कभी ऐसा आता था कि रिपीटर का सिलेबस खत्म हो गया होगा, वो तो प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज हाँ करेंगे? सर। हाँ सर, ये तो आता था कि लोग तो 2-2 3 साल 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब मैं अपने आप को कहाँ पे रखूँ, है ना। बट सर वही ना कि मेरे एक सीनियर थे 2020 में, उन्होंने AIR 1 स्कोर किया था, ये पीआई से सर। तो उनसे मेरी कॉन्टिन्यूसली बात होती थी, और भी एक सीनियर थे जिनकी अच्छी रैंक थी पीआई से, तो उनसे मेरी बात होती थी, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की सिलेबस वगैरह के लिए। जैसे सर आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है सर। एक्चुअल में जो आईआईटी रिलीज करती है सिलेबस, उसको आपको एक एक बारे में पता होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको हर एक टॉपिक के लिए ऑप्टिमम टाइम, बेस्ट टाइम लेना है, कितने से कितने। जैसे सर एक टॉपिक है हमारे पीआई में एयर ट्रांसपोर्ट करके सर, उसको कोई भी इंस्टीट्यूट कवर नहीं करता है सर, है ना। मैंने भी गूगल से एक दिन टाइम निकाल के किया था, और उसको बेस्ट वे में 2 से 3 पेज में ही कवर किया था। उससे भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था इस बार भी गेट में।
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आपके जो सीनियर थे AIR 1, उनके नोट्स या उनका इन्फ्लुएंस या उनका जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प किया, और अगर हाँ तो फिर ऐसी कौन सी चीजें थी जिससे आपकी हेल्प हुई है? सर एक्चुअली उन्होंने मेरे को बुक सजेस्ट की थी कि ये बुक्स देख लेना, और इसके बाद उन बुक्स को पूरा मत पढ़ने बैठ जाना बिल्कुल भी। उनसे उनसे अपने सिलेबस को जान लो, डिग करो, टॉपिक सर्च करो अच्छे से, और उनको पढ़ लो, बस उतना ही कवर करना। उनको एक बार अपने नोट्स में मेंशन कर लो, लिख लो, है ना। ये भी नहीं कि हर बार बुक्स को ही प्रीफर करना। टाइम स्पैन बहुत कम था, जो भी करना था इतने में ही करना था। और सर मैंने पूरा जनवरी मंथ पूरा रिवीजन दिया है, और टेस्ट सीरीज को दिया है सर। और इसके बाद मेरे एक न्यूमेरिकल की भी कॉपी बनी हुई थी सर, क्योंकि सर गेट में अबाउट 80% न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आता है सर। तो मैंने एक न्यूमेरिकल की भी अलग कॉपी बनाई थी इन द मंथ ऑफ जनवरी सर। फिर टेस्ट सीरीज में मेरा हाईएस्ट मार्क्स गया था 56। कभी कभी 39 जाता था, 26 भी गया है मेरा, 45 भी जाता था। बट वही मैंने कहा ना सर कि आप फैकल्टी से कनेक्टेड रहो, वो तुमको बताएंगे। जैसे मैं भी काफी फैकल्टी से कनेक्टेड था, उन्होंने मेरे को कहा कि अक्सर जो टेस्ट सीरीज होती है उनका एग्जाम थोड़ा टफ होता है, उनका फॉर्मेट, तो उस पर आप ध्यान मत दो, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और जो भी होगा वहाँ अच्छा होगा गेट में। तो टेस्ट सीरीज का आपका एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सको, जब कम मार्क्स आते थे तो पूरा मोराल डाउन हो जाता है। मतलब एक तो यस सर। आपने जॉब नहीं लिया है, दूसरा आपने ड्रॉप लिया है, और तीसरा आपने सिर्फ 4 महीने का प्रिपरेशन किया है, और फिर चौथा ये टेस्ट सीरीज में इतना कम आ जाता है कि फुल मोरल एकदम डाउन, डीमोटिवेशन और प्रेशर अलग से बिल्ड होता है। तो ये सिचुएशन को आप कैसे हैंडल किए? हाउ यू ओवरकेम, और फिर बाद में जो भी आपके स्टेप्स थे कि ये हमने प्रोसेस किया और हम इससे बाहर निकले। सर टेस्ट सीरीज से ओवरकम करने के लिए यही कि जितना भी सर, एक्चुअल में टेस्ट सीरीज जब हम लोग देते हैं तो क्या होता है ना कि हम लोग रिलैक्स जोन में रहते हैं, तो हम लोग फुल एफर्ट नहीं देते हैं टेस्ट सीरीज में। जैसे एक अटेम्प्ट दे दिया, हम लोग फर्स्ट विजिट दे दिया, तो सेकंड विजिट भी नहीं करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये मेरे केस में था सर, कि मैं पहले फर्स्ट विजिट में ही अच्छा मतलब एफर्ट डालता था, बट सेकंड विजिट में नहीं करना होता, नहीं करता था मैं। क्योंकि सर गेट में हमें 3 आवर्स फुल मिल रहे हैं, तो वहां भी मेरा पेपर जल्दी हो गया था, बट वहाँ इतना प्रेशर था कि मुझे सेकंड एफर्ट भी अच्छे से लगाना था। तो बट सर, और फर्स्ट फर्स्ट एफर्ट में आपको इतने अच्छे से करना है कि आप ना वापस उन क्वेश्चंस को नहीं विजिट करोगे। क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि जब हम लोग सेकंड विजिट करते हैं तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चंस हुए नहीं हैं हमसे बिल्कुल भी। तो एक तो ये है कि टेस्ट सीरीज को फुल एफर्ट के साथ दो, पूरे 3 घंटे यूटिलाइज करो अच्छे से। ये मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं था। मैं ट्राई करता था कि 1.5 से 2 घंटे में पूरा कर लूँ, और इसके बाद क्या करता हूँ, मैं उन्हीं को जो सॉल्यूशन होंगे उनको देख लूंगा, फिर मैं मेंशन कर लूंगा। बट सर यही कहूंगा कि टेस्ट सीरीज को पूरा 3 घंटे दो अच्छे से, जो भी है उसमें फुल एफर्ट लगाओ। इसी वजह से मुझे लगता है मेरा मार्क्स कम रह जाता था, 56 मार्क्स ही रह गया हाईएस्ट। आप जैसे कह रहे हो कि आपका पेपर 3 घंटे के पहले खत्म हो जाता था, ये बड़ा यूनिक यस सुनने सर। मिल रहा है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा पेपर छूट गया क्योंकि हमने ज्यादा समय इन्वेस्ट कर दिया, कोई सवाल में फंस जाते हैं तो 5-10 मिनट उधर वेस्ट हो जाता है, उस चक्कर में आगे वाले सवाल वो बना नहीं पाते हैं। तो ये आप कैसे मैनेज कर लेते हो? अगर कोई आपका टाइम मैनेजमेंट ट्रिक हो तो वो जरूर से शेयर कीजिए। सर मेरा न्यूमेरिकल का टाइम मैनेजमेंट यही था सर, कि जब मेरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ था तो पहले मैं न्यूमेरिकल्स लगाता था सर। उन्होंने मेरी बहुत एक्यूरेसी बढ़ाई सर, मेरे सीनियर्स भी काफी कह रहे थे कि तुमने 4 महीने में अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई। मेरे जैसे 83.67 मार्क्स हैं, उन्होंने कहा कि एनएटी और एमएसक्यू तो बहुत टफ होते हैं, है ना, मतलब कैसे कर ले उनमें आप एक्यूरेसी कैसे बढ़ा रहे हो। एमसीक्यू में तो आपको एक बार आइडिया लग जाता है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदाज करके हो जाता है। बट सर एनएटी में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाने की बात होती है, वो आएगी आपको न्यूमेरिकल के थ्रू प्रैक्टिस करने से, और कुछ नहीं। फिर इसका टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर सर तो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है वो आपको आइडिया देता है कि पेपर कैसा आता है। सर हर साल पेपर में कुछ चेंजेस होते हैं, पीआई के पेपर में अबाउट 4 to 8 मार्क्स का ऐसा डिफरेंट आता है कि आपने कभी किसी बुक्स में देखा भी नहीं होगा। इस बार भी ऐसा हुआ था, बट इस बार मैंने नहीं देखा था, 2 से 3 नंबर का नहीं देखा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। क्योंकि सर ये बहुत जरूरी होता है कि जितना आपको आता है उतना करो, आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं स्कोर करना है। ऐसे मेरा सिर्फ शायद एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में गया था, एमसीक्यू गलत हुआ था, बाकी मेरा पूरा सही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इस वीडियो से स्टूडेंट हाँ कम्युनिटी को समझ में आएगा। एक्यूरेसी इज दी की। अगर आपने, ऐसा नहीं है कि ओशन जितना सिलेबस है तो सारा स्टैंडर्ड बुक पढ़ने लग जाओ या सारी चीजें नोट करने लग जाओ। जितना आता है उसको आप कितना एक्यूरेटली बना रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपटीशन वहीं पर होती है। नेगेटिव कर दिए तो और नीचे चले जाते हो, और कट थ्रोट कंपटीशन होती है, नीचे जितना जाओगे मार्क्स में, एक एक मार्क के लिए फिर लड़ाई होती है। तो ये आपने टेस्ट सीरीज के अंदर बताया कि जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया, आप ओवरकम किए अपने फेलियर्स को और धीरे धीरे आगे बढ़े। और जितना हो सके आपने कहा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो, वही एक की है, रिवीजन भी उससे हो जाएगा। और PYQs जितना ज्यादा करोगे, आइडिया मिलेगा कि पेपर किस लेवल का आता है,
और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये तो आपने अपनी जर्नी के बारे में बता दी। कोई अगर आप अनबायस्ड वे में, फिल्टर्ड वे में, अगर आप टीचर्स जिसने हेल्प किए, अगर आप उसके बारे में बताना चाहो, सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स हो गए, कोर्सेस हो गए, यू कैन टॉक अबाउट दैट। सर मैं बुक्स प्रेफर करूंगा सभी को, पीआई स्टूडेंट्स के लिए। मर्तन टेलसिंग एक बुक थी, और एक हेजर थी, और एक आर रवि करके एक बुक थी। उन तीनों को मैंने फॉलो किया फॉर गेटिंग 15 to 20 एक्स्ट्रा मार्क्स। आप इनको प्रेफर कर सकते हैं अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप ज़्यादा टफ मत पढ़ो, बेसिक्स में ही रहो, ज़्यादा मत जाओ। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे ना तो आप भी 1.5 से 2 घंटे में पूरा पेपर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यही ऐसी कुछ बातें थी। प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू कंप्लीट होल सिलेबस। पीआई से तो कुछ भी मत छोड़ के जाना, ऐसा है। ये और आपने कुछ जो बुक्स एक्स्ट्रा के आपके। बारे में बता दिया, और बाकी चीज़ें यस भी सर। मैंने पूछी थी। सर हाँ सर, और सर जो भी अगर आपको मतलब कहीं से कोर्स भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। काफी सारा कंटेंट हो गया, बट सर यूट्यूब से पढ़ने में यही होता है सर कि कभी कभी कुछ वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाते हैं, आप वहाँ विजिट करने चले जाते हो। ये प्रॉब्लम्स हैं सर, इसलिए मैंने कोर्स के लिए मैं गया था कि मैं एक एप्लीकेशन में रहूं और पढ़ता रहूं वहाँ पे कंसिस्टेंसी। और सर गेट एग्जाम के लिए मैं यही कहूंगा कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस, यही दोनों की हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, हो जाएगा हर चीज। और एक बार में एक ही एग्जाम देने के लिए बैठिए। जैसा ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं ईएस का भी दूंगा सर, एक्चुअली में सबका सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे अब जेई में सर नॉन टेक भी आता है, तो आप उधर चले जाओगे तो ये गलत हो जाएगा सर। करेक्ट। तो जैसे आपने कहा कि फोकस इज दी की, अगर आप फोकस नहीं रखोगे तो पक्का भटकोगे और कोई भी एग्जाम यस सर। क्लियर नहीं होगा। स्टूडेंट्स इसलिए मल्टीपल एग्जाम लिखते हैं ताकि रिस्क मैनेज कर सके। एक नहीं हुआ यस तो सर। दूसरा तो है, दिल की तसल्ली। दूसरा नहीं तो यस तीसरा सर। तो है, स्टेट एग्जाम तो है। तो अगर ऐसे करोगे तो एक भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये आपका एक्सपीरियंस, अनुभव आपका है। और जैसे आपने कहा यस कि सर। सोशल मीडिया में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपने इसको कैसे मेंटेन किया? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई है, तो सिर्फ यूट्यूब नहीं है, हमारे पास व्हाट्सएप भी है, नोटिफिकेशन आ जाती है, या फिर बाकी चीजें भी है जहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो हाउ यू मैनेज्ड योर ऑनलाइन स्टडीज विद सोशल मीडिया? सर मुझको लगता है फैमिली सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। और फैमिली से अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो फिर आप अपने मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन ऑफ करके रख सकते हैं। तो यही मैं करता था, सारी मैंने नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर दी थी और मैं अपनी पढ़ाई में लग गया था। सर अब जब आपको गोल क्लियर होता है ना, आपके पास टाइम भी कम है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला भी कोई नहीं। बस मेरी कॉन्टिन्यूसली फैमिली से भी बात होती रहती थी, तो वही था। मम्मी नाराज थी थोड़ा कि बीटेक कर लिया, जॉब नहीं लगी, बट इसके बाद फिर पापा से कॉन्टिन्यूसली बात होती रहती थी, तो अपना होता गया। मैं बैठ गया था एक जगह। मैंने बताया ना कि सर कि मेरे को फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया अच्छे से। उन्होंने कह दिया था कि तुमको कोई काम नहीं है, अपना पढ़ाई करो जितना भी टाइम बचा हुआ है। और अभी फाइनली सब लोग बहुत खुश हैं अभी इस मेरी रैंक से। एक्चुअली में मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर कि मेरी सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी। मैंने एक फ्रेंड था मेरा साहिल, उसको मैंने बताया था कि मेरा इतना इतना मार्क्स आ रहा है 83.67, तो उसने मेरे को कहा कि यार तेरी शायद सिंगल डिजिट रैंक आ सकती है। तब वहां से मुझे भी होप पड़ी कि यार हाँ मैं भी हो सकता है। बट मुझे यह था कि अंडर 50 रैंक आ जाएगी, जहां तक लगा। ओके। तो घर वाले भी खुश है, इनफैक्ट होने भी चाहिए, इतना बढ़िया एफर्ट आपका था, इतना बढ़िया रैंक है। और आपने जैसे कहा कि मदर जो है वो थोड़ा कंसर्न रहती है चीज़ों को ले यस सर। करके। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है यार ऐसे मत को, ऑलरेडी प्रेशर है, और अगर आप भी ऐसे नेगेटिव थोड़ा सा कहोगे तो आई विल फील डाउन? तो डैड और मॉम में ऐसी क्या बात होती थी, हु वॉज द मोटिवेटर कि चलो यार कर लो, हो जाएगा, है ना, तुम शेर हो? तो ऐसे कौन, हु यूज टू मोटिवेट यू? सर एक्चुअल में क्या होता था कि जब मैं आ गया था घर, सब झांसी वगैरह छोड़ के सब, तो मम्मी ने मुझको रात में 3 बजे तक समझाया था, ये फालतू के किसी काम में मत पड़ना और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, तुमको पढ़ने भेजा तो पढ़ाई करो। तो सबसे बड़ा मोटिवेटर तो वही है। वो तो अलग बात है, पापा मेरे को बचाते थे, मतलब मम्मी से की डांट से कि अपना पढ़ाई में ध्यान दो ना, वो बचाते थे। बट मोटिवेशन जो कॉन्टिन्यूसली बात होती थी मेरी, वो पापा से ही होती थी। पापा एक्चुअली बिजनेसमैन है, तो उनको उनके अप्स डाउन मैंने हमेशा देखे हैं। वो इंडस्ट्री वगैरह से वो भी बिलोंग करते हैं, तो बस यही मोटिवेशन था। अब पेरेंट्स की बातों को बुरा नहीं माननी चाहिए मुझको लगता है। हाँ थोड़ी सी दिल में ले लेनी चाहिए कि आप सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो अपने आप, उनका उनका कहना गलत नहीं है। ओके। तो तो और आप सोसाइटी से अंडरस्टैंड एकदम दूर हो करते थे जाए। दोनों ही यस सिचुएशन सर। को, मदर कंसर्न रहती है और डैड प्रोटेक्टिव रहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स हम्म। रहते हैं। वो पॉजिटिव यस सर। नेगेटिव जो फीलिंग रहती है प्रिपरेशन की, बस आपको फोकस रहना है। सो डैड आपको ये चीज़ समझाते थे। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपका? जैसे आपका सिंगल डिजिट रैंक है, ऑब्वियस ही बात है, पीएसयूज भी अपॉर्चुनिटी है, एम टेक भी है। सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? सर अभी मैं मास्टर्स करने का सोच रहा हूँ। आज अप्लाई भी कर रहा था, अभी हो नहीं रहा, बट टेक्निकल इश्यू शायद कुछ दिख रहा।
तो अभी मैं मास्टर्स के लिए ही सोच रहा हूँ कि आईआईटी बॉम्बे मिल जाए। ड्रीम कॉलेज था वो हमेशा से आईआईटी। तो अभी तो फिलहाल वहीं का सोच रहा हूँ। और ईएससी ओके। का भी सोचा था सर, बट अभी मैंने थोड़ा सा ड्रॉप किया हुआ है कि पहले हम एक जगह एक टाइम पे एक एक ही काम करना है। आप मास्टर्स में आप सेकेंड ईयर में काफी फ्री रहते हैं, प्लेसमेंट का टाइम होता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, मैकेनिकल के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगी और आप ईएस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो अभी तो यही प्लान मैंने सोचा हुआ है। तो वाई आपके जुबान से मुझे पीएसयू नहीं सुनाई दिया, सिंगल डिजिट रैंक, यानी हाँ स्टूडेंट्स सर। एकदम से होते हैं कि सर पीएसयू जाना है। और बट आपने एक शब्द ऐसा नहीं कहा कि मुझे पीएसयू में ये कंपनी या ऐसा कुछ, वाई? सर पीएसयू के लिए एक्चुअल में मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया हुआ था, तो मैं ज़्यादा पीएसयू में बैठ नहीं सकता हूँ। पीआई के थ्रू के गेट दिया है मैंने। अगर मैं पीआई से बीटेक भी किया होता तो मेरे लिए पीएसयू के काफ़ी ऑप्शन थे। बट एक पीएसयू है ओएनजीसी, उसका ऑफर आता है आई थिंक, बट उनका कट ऑफ शायद बहुत हाई जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर का देखा था तो 930 जाता है, बट मेरा गेट स्कोर 888 था। वो भी काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, तो मैंने उसको एज ए ऑप्शन नहीं रखा हुआ अभी बिल्कुल भी। क्योंकि सर वही ना कि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन लो, है ना, जो जहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस हैं आपको जाने के लिए, तो मैं वहीं पे देख रहा हूँ। मैं सर सब कुछ पहले से अब डिसाइड करके चल रहा हूँ सर। मैं अब पुरानी कोई गलतियां नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। ओके, तो मतलब आपने रिसर्च किया है दैट यस सर। ओएनजीसी जो है वो लेती है, अगर मान लो कि इस बार आपका हो जाए वहां पर सिलेक्शन, सो विल यू गो हाँ टू ओएनजीसी या फिर एमईएम टेक करने यस सर, जाओगे? एग्जैक्टली जाऊंगा सर। बहुत अच्छा पैकेज रहता है सर, हैंडसम सैलरी, तो फिर जाना ही बनता है सर वहाँ। ओके, तो वहां पर आप जाने के बाद फिर प्लान करोगे कि 2 साल के बाद मुझे मास्टर्स करना चाहिए या फिर पीएसयू नहीं जॉब फॉर सर, लाइफ टाइम? नहीं सर, फिर नहीं ज्वाइन करूंगा सर। हाँ, मे बी ईएस के लिए मेरा प्लान बन जाए, क्योंकि मैंने इस बार सर फॉर्मेट देखा था, ईएस का एग्जाम देखा था, मतलब जब हो चुका था तो मुझे काफी चीजें अच्छी लगी कि मैंने जो पढ़ा था वही चीजें हैं। तो इसलिए मेरा एक बार मूड बन रहा था कि दूंगा, ट्राई करूंगा मैं एक बार तो एटलीस्ट देना है, फुल एफर्ट के साथ दूंगा। ओके, तो अभी आपका फ्यूचर प्लान है फॉर अपकमिंग के आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स करना है, यस सर। पीएसयू मिल जाए तो फिर तो बात ही खत्म। एंड आपका खत्म। फ्यूचर गोल है कि ईएससी का एग्जाम लिखना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, और उस डायरेक्शन आईएएस के डायरेक्शन में भी हमें जाना है। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा आगे कि ये तो आपने बता दिया कि ये आपके फ्यूचर प्लान है। तो फ्यूचर में अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो जरा, अगर आपने रिसर्च किया ही होगा, सो व्हाट आर दी स्कोप फॉर दी पीआई एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स आफ्टर सर एक्चुअली मास्टर्स? आप अगर अच्छी रैंक आपकी आती है अंडर 20 अंडर 30, तो आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। जैसे मैंने आईआईटी बॉम्बे से सबसे बेस्ट स्पेशलाइजेशन देखा, आईयूआर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। शायद वो नॉन कोर की है, बट सर वो बेस्ट मेरे को लगी, उसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। और मैं अपने फैमिली बिजनेस को भी देखते आ रहा हूँ कि मेरा इंडस्ट्री से काफी थोड़ा सा लगाव भी है। काफी मैं हमेशा से देखते आ रहा हूँ कि हाउ टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, हाउ टू डिक्रीज योर लॉसेस। तो इसलिए मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा काफी इंटरेस्ट है। तो मैं यही कहूंगा कि सर आईआईटी बॉम्बे जितना जहाँ का भी स्पेशलाइजेशन बेस्ट है, आप वहाँ देखो, आप एक बार पढ़ाई करो वहाँ से, देखो मुझको पढ़ना क्या है। उधर आपके सीनियर्स होंगे, उनसे कांटेक्ट बढ़ाओ। जैसे मेरे कई सारे सीनियर हैं आईआईटी बॉम्बे में, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे अपना हॉस्टल वगैरह भी सब दिखाया, पूरा इंस्टीट्यूट वगैरह वहाँ दिखाया जो भी है। काफी सजेशंस मैं उनसे अभी भी लेता रहता हूँ, अभी मेरी बात होती रहती है। यही कि आप आईएससी बेंगलोर भी देख सकते हैं। आईएससी बेंगलोर में भी सीडीएस वगैरह मिल सकता है, बट मैंने आईएससी बेंगलोर नहीं प्रीफर किया क्योंकि मुझको रिसर्च में जाना नहीं है, इसलिए मैंने उसको प्रीफर किया। आईआईटी दिल्ली जैसे सर डेटा साइंस भी आप देख रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी, तो इसकी सेचुरेशन भी आना बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजी हमेशा उसका ग्राफ इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं अगर आप कोर्स से हैं। क्योंकि सर मोस्टली ये भी देख रहा हूँ मैं कि जितना भी मास्टर्स के कोर्सेज है उसमें आपको डेटा साइंस कवर ही करना है, अबाउट 50 to 60% डेटा साइंस करना है। तो प्योरली आप डेटा साइंस भी प्रीफर कर सकते हैं। और भी कई सारी कोर ब्रांचेस हैं जो मुझे भी अभी नहीं पता, एक्चुअली मैंने भी नहीं देखी, जो मुझे अच्छी लगी तो उन्हीं को मैंने भी प्रेफर किया अभी तक। ये इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा रीसेंट जो सिनेरियोस चल रहे हैं उससे आप यस सर। अपडेटेड रहते हो, आप बात करते हो सीनियर से कि अभी क्या चल रहा है, अभी कौन से प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, और कहाँ पर क्या डिमांड है। क्योंकि हर एक आईआईटी का एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे आईआईटी मद्रास का हो गया, कानपुर खड़गपुर का, तो आप वो भी देख रहे हो कि आपकी डोमेन के हिसाब से कहाँ पर बेस्ट है। और जहाँ पर बेस्ट है आप फिर उनके सीनियर से बात करके बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कितनी पैकेज हो रही है या फिर कितने प्लेसमेंट लग रहे हैं, सब डेटा आप ले रहे हो और फिर डिसीजन ले रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स को सिर्फ ये नहीं समझना है कि गेट में बढ़िया रैंक आ गया तो फिर जिंदगी सेट है, फिर तो और भी तो चैलेंजेस है आगे, और उसके लिए भी अरे हमें सर रेडी रहना है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर काउंसलिंग। ये सर जो टाइम होता है सर, यहाँ पे बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। बहुत लोग जान नहीं पाते कि इसमें कैसे क्या होता है, तो बहुत गलत डिसीजन हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी उसके लिए भी मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, पहले जानकारी ले लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ कि अब आगे ये करना है, इसके बाद ये डिसीजन लेता हूँ सर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ गेट रैंक और उसके बाद का जो माहौल है कि इंटरव्यूज होते हैं, बाकी सेलिब्रेशंस होते हैं, सिर्फ वहां तक उनको लगता है चीज़ें सीमित है। और ज़्यादा मास्टर्स के बारे में कंटेंट भी शायद यूट्यूब पर नहीं है, या पोस्ट गाइडेंस के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज़ें बताओगे तो उन्हें भी मदद मिलेगी। और मैं भी ट्राई करता हूँ कि जितने हमारे सीनियर्स हैं उनके कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स में अपने जूनियर्स को प्रोवाइड करूँ, ताकि उन्हें भी रीसेंट अपडेट्स के बारे में पता चले। तो मुझे लगता है एक हेल्दी डिस्कशन रहा हमारा, और सब कुछ आपके बारे यस में सर। जानने मिला, स्टूडेंट्स को जानने मिला, आपकी जर्नी। आप यूपी से हो, आपने ड्रॉप ले करके 4 महीने के अंदर, इनफैक्ट मतलब ये मिराकल ही है, मैजिक से कम नहीं है, पहला सीरियस अटेम्प्ट, उसके अंदर सिंगल डिजिट रैंक। और आपने जैसे बताया था कि आप दिसंबर तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, और फोकस तरीके से आपने एक ही एग्जाम रखा, इसके अलावा और कोई बैकअप नहीं है। और सपोर्ट सिस्टम आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा, कोई फ्रेंड्स थे जो आपको सपोर्ट करते थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, या आप आइसोलेटेड तरीके से पढ़ाई करते थे? हाँ सर, फ्रेंड से मैं कनेक्टेड था, उनसे भी सर। एक्चुअल में जो मैं स्टार्टअप में था, इन्वॉल्व था, उन्होंने मुझे मना किया था कि तू मतलब अच्छा एक स्कॉलर है, हाँ अच्छा अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ाई में ध्यान दे। बट मैंने उनकी उधर नहीं सुनी। जैसे कुछ फ्रेंड थे, साहिल था, प्रतिबिंब थे, मेरे बहुत हेल्प की उन लोगों ने। अब हमेशा फिर इस जर्नी में मेरे को यही समझाते थे कि देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी गलती आइडेंटिफाई करना, इसको एक्सेप्ट करना, और इसके बाद आगे बढ़ना। तो अब अगर है, दिल में जुनून है, तो फिर हो जाएगा। होता है, सब कुछ होता है, टाइम का जितना भी हो। अगर आपके पास एक महीने 2 महीने भी बचे हुए। सिलेक्शन में ये भी था ना कि सर मैं बीटेक में इतना सीरियस तो नहीं था, बट थोड़ा जितना भी पढ़ता था उसको अच्छे से पढ़ता था काफी। तो बेसिक्स मेरे थोड़ा बहुत क्लियर ही थे, इसलिए शायद इतनी कम टाइम पे मैंने कर भी दिया कि एक बार पढ़ने में चीजें मेरे को आ रही हैं। ये सब चीजें थी सर। फ्रेंड जोन में तो आपको कुछ जो सर कुछ अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ आप रहो तो अच्छा, अच्छी बातें आपको सीखने को मिलती हैं। उन लोग की भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट हो गए, गवर्नमेंट जॉब लग गई कुछ लोगों को। यही सब चीजें थी सर मेरी लाइफ में। तो आपका सर्कल भी काफ़ी बढ़िया था, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब मिली हाँ है यानी वो पढ़ने में अच्छे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स हो तो वो जो आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे सेम डायरेक्शन में, कि वो भी आपको हेल्प करे और आप भी उनकी हेल्प करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको राइट मेंटर्स एंड राइट सपोर्ट सिस्टम मिले थे ड्यूरिंग दी जर्नी, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि स्टूडेंट्स अगर गलत ग्रुप में चले गए या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में चले गए तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए। और आपने जैसे बताया लाइब्रेरी आप जाते थे, और अगर आप झांसी में डिमोटिवेट हो गए तो आपने चेंज भी कर लिया था, कि वहां से निकले एक बार और फिर वापस से आराम से प्रिपेयर करें। एंड आपने जो बताया है टाइम सेविंग ट्रिक्स, डिजिटल नोट्स को रेफर करना, और फिर रिवाइज आपने जैसे किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट एंड टॉप नॉच। मतलब ये स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है जब समय कम हो, तो हमें अपना जो स्ट्रैटेजी है वो भी समय के हिसाब से चेंज करना चाहिए। एंड यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पॉडकास्ट थैंक यू एंड सर। टेकिंग आउट योर टाइम, बहुत ही हेल्प हुआ है स्टूडेंट्स को। और मैं चाहता हूँ एक और बार हम पॉडकास्ट करें, आपका एक गेट एग्जाम के बाद का जो एक्सपीरियंस रहा, कि कैसे एम ई एम टेक या फिर पी एस यू या फिर कैसे आपने आगे प्लान किया, तो ज़रूर से वो भी हम सुनना चाहेंगे। और आपकी जो लाइफ है इन आई आई टीज, वो भी हम देखना चाहेंगे। तो हम मिलेंगे वापस से एक और पॉडकास्ट में। कनेक्टेड रहना, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करना और सारी चीज़ें बताते रहना एकदम रॉ फॉर्म में, जैसे आज आपने डिस्कशन किया है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस इंटरव्यू, थैंक यू एंड सर। यस दैट्स इट फॉर टुडे।